प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी फ्यूअर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों, चैनल पर बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए डेली क्लासेस लगाई जा रही है। तो आज की क्लास में भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न जो कि आपकी होने वाली बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी 2024 की, आज की क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? ऑप्शन से अजमेर, उदयपुर, कोटा या फिर जयपुर। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान का हृदय स्थल किसको कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, राजस्थान का हृदय स्थल दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करूं अजमेर शहर को कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग, जवाहर दुर्ग, बयाना दुर्ग या फिर डीग। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक कौन से स्थान पर हुआ था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता है कि आपके जो भरतपुर के संस्थापक है महाराजा सूरजमल, जिन्हें दोस्तों जाटों का अफलातून कहा जाता है महाराजा सूरजमल को, ठीक है ना। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। इनका राज्याभिषेक की मैं बात करूं, देखिए लोहागढ़ दुर्ग की अगर आपसे पूछे तो देखिए दोस्तों मिट्टी से निर्मित दुर्ग है आपके लोहागढ़ दुर्ग और भटनेर दुर्ग, दो दुर्ग आपके मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। इसका दोस्तों भरतपुर के संस्थापक जो महाराजा सूरजमल है, इनका राज्याभिषेक आपके बयाना दुर्ग में हुआ था दोस्तों। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बयाना के अंदर आपको मालूम दोस्तों राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भी स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? बाबू जी पर, देवनारायण जी पर, रामदेव जी पर या फिर तेजा जी पर। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। भारतीय डाक विभाग जो है दोस्तों कौन से लोक देवता की फड़ पर इन्होंने डाक टिकट जारी किया था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए। देखिए अगर आपसे पूछे सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो सबसे लोकप्रिय फड़ जो है दोस्तों आपके पाबू जी के कहलाते हैं, ठीक है ना। पाबू जी की फड़ जो है सबसे लोकप्रिय फड़ कहलाती है। जबकि अगर आपसे पूछे सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है, तो देवनारायण जी की जो फड़ है दोस्तों सबसे लंबी फड़ कहलाती है। और ये दोस्तों इससे जो है गुर्जर भोपे जो है आपके दोस्तों इसका जो है वाचन करते हैं। और कौन से लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था, तो देवनारायण जी की फड़ जो कि सबसे लंबी फड़ है, इस पर दोस्तों आपके डाक टिकट जारी हुआ था। इसके अलावा दोस्तों 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। इसके अलावा दोस्तों खुद देवनारायण जी के ऊपर भी डाक टिकट जारी किया गया था। तो ऐसे कौन से लोक देवता है जिन पर डाक टिकट जारी हुआ था? तो देवनारायण जी इकलौते ऐसे लोक देवता है जिनकी फड़ पर भी डाक टिकट जारी हुआ और जिनकी खुद पर भी दोस्तों डाक टिकट जारी हुआ था 5 रुपए का। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों लोक देवता के अंदर से। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। सभी को साथ साथ में आंसर बताते रहना ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा रख सके। अगला प्रश्न फिर से दोस्तों लोक देवता के ऊपर है। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर अवस्थित है? तलवाड़ा में, आसीन में, रामदेवरा में या फिर पांचोटा में। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर अवस्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता है देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी के मुख्य मंदिर की मैं बात करूं आसिंद के अंदर, आसिंद आपको पड़ता है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर। आसिंद के अंदर दोस्तों आपके लोक देवता देवनारायण जी का दोस्तों मुख्य मंदिर स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामदेवरा में देखिए आपके रामदेव जी का मंदिर स्थित है। आसिंद के अंदर आपके देवनारायण जी का मुख्य मंदिर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों देवनारायण जी के मुख्य मंदिर की मैं बात करूं तो देखिए देहमाली, देहमाली के अंदर दोस्तों इनका मुख्य मंदिर स्थित है, ठीक है ना। देहमाली के अंदर इनका मुख्य मंदिर स्थित है। तो यहां पर दोस्तों आसीन दे रखा है। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, देवनारायण जी का प्रसिद्ध सवाई सिंह भोज मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए देवनारायण जी से लगातार 3-4 प्रश्न आ गए, यानी कि इंपॉर्टेंट बनते हैं। यहां से एक प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है, केवल आपको क्लासेज को एंड तक वॉच करना। देवनारायण जी का प्रसिद्ध जो सवाई सिंह भोज का मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? लूणी नदी, बनास नदी, सूखड़ी नदी या फिर खारी नदी। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। तो सवाई सिंह भोज का जो मंदिर है दोस्तों बात करें करेक्ट आंसर की, तो ये आपके खारी नदी के किनारे स्थित है। यानी कि चौथा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, बीकानेर रियासत की कुलदेवी मानी जाती है शिला माता, अंबा माता, करणी माता या फिर कैला देवी। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। बीकानेर रियासत की कुलदेवी किसको कहा जाता है, यही आपको बताना है।
तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए शिला माता की मैं बात करूं, आमेर के अंदर दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है शिला माता का, ठीक है ना। कैला देवी की मैं बात करूं, देखिए दोस्तों ये करौली के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। और यदुवंशियों की ये कुलदेवी भी कहलाती हैं। और बीकानेर रियासत की कुलदेवी के बारे में मैं बात करूं, करणी माता को दोस्तों आपके बीकानेर रियासत की कुलदेवी कहा जाता है। करणी माता का जो मंदिर है वो दोस्तों बीकानेर के देशनोक में स्थित है, ठीक है ना, बीकानेर के देशनोक में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों करणी माता को डोकरी, बूढ़ी डोकरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा दोस्तों इनके जो सफेद को, इनके मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं उनको दोस्तों काबा नाम से जाना जाता है, काबा नाम से जाना जाता है। और इनको दोस्तों आपके दोस्तों करणी माता जो है बीकानेर रियासत की कुलदेवी, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आंसर आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस देवी को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। जीण माता, शीतला माता, कैला देवी या फिर आई देवी, आई माता। देखिए इस क्लास में जितने भी प्रश्न हम करने वाले वो सारे के सारे प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं और एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कौन सी देवी को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों। देखिए आई माता की मैं बात करूं, आई माता के देखिए दोस्तों बिलाड़ा के अंदर, बिलाड़ा आपके जोधपुर के अंदर पड़ता है। बिलाड़ा के अंदर जो दोस्तों आपके आई माता की जो है आपकी मंदिर स्थित है। और इनकी लौ से दोस्तों एकमात्र ऐसा मंदिर है जिनकी लौ से दोस्तों केसर टपकती है, केसर टपकती है आई माता की। कैला देवी की मैं बात करूं, अभी बात की थी, करौली के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। शीतला माता का मंदिर जो है दोस्तों चाकसू जयपुर के अंदर बना हुआ है, ठीक है ना। और एकमात्र ऐसी जो माता है जिनकी खंडित मूर्ति की जो है प्रतिमा होती है। तो और मधुमक्खियों की देवी की मैं बात करूं दोस्तों, जीण माता को कहा जाता है। जीण माता रेवासा सीकर के अंदर इनका दोस्तों मंदिर है और यहाँ पर इनका मेला भी बढ़ता है। वर्ष में 2 बार दोस्तों जीण माता का मेला बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे लंबा जो गीत है वो आपके जीण माता का ही है, जिन्हें मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। यानी कि पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? जून, दिसंबर, फरवरी या फिर अप्रैल? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। अलवर महोत्सव का आयोजन किस महीने में होता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों। अलवर महोत्सव का आयोजन कौन से माह में होता है, यही आपको बताना है। देखिए अलवर महोत्सव की बात करूं, अलवर के अंदर दोस्तों इसका आयोजन होता है, लेकिन किस महीने में होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए। तो अलवर महोत्सव की मैं बात करूं, इनका जो आयोजन है दोस्तों बात करें तो फरवरी के अंदर इसका आयोजन होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान का गुड़ला त्योहार कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्लाष्टमी, चैत्र कृष्णाष्टमी, श्रावण शुक्लाष्टमी या फिर श्रावण कृष्णाष्टमी? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर। राजस्थान का जो गुड़ला त्योहार है वो कब मनाते हैं, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए। देखिए गुड़ला त्योहार की मैं बात करूं, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और मारवाड़ में भी अगर आपसे पूछे, जोधपुर शहर का दोस्तों आपके जो है गुड़ला त्योहार प्रसिद्ध है। एग्जाम के अंदर बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पे दोस्तों गुड़ला नृत्य भी प्रसिद्ध है आपका जोधपुर का। राजस्थान का जो गुड़ला त्योहार है वो देखिए चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहां पर मनाते हैं? तो मारवाड़ जोधपुर के अंदर दोस्तों ये प्रसिद्ध है। तो दूसरा ऑप्शन पहले इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना क्या है? स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, स्त्रियों के कान का आभूषण या फिर स्त्रियों के सिर का आभूषण? ये तो आप सभी को मालूम हो गया कि पीपल पन्ना एक प्रकार का आभूषण है, लेकिन कहां पर पहना जाता है ये आपको बताना है। तो एग्जाम के अंदर यहां से प्रश्न जरूर आता है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। पीपल पन्ना इनमें से क्या है? सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। और चैनल पर देखिए डेली क्लासेज होती है। अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं बीएसटीसी 2024 की परीक्षा में, तो डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी पड़ेगी। पीपल पन्ना की मैं बात करूं, ये देखिए दोस्तों स्त्रियों के कान का आभूषण है, स्त्रियों के कान का आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों टोटी आभूषण, ये भी आपके स्त्रियों के जो है कान का आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों जेला जमेला, ये भी आपके कान का आभूषण है। जो लूंग है वो भी आपके कान का आभूषण है। पीपल पन्ना भी आपके दोस्तों कान का आभूषण है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, गरासिया समुदाय में मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? हेलेरेन, घंटी, कांदिया या फिर हुए? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जो आपकी गरासिया समुदाय है दोस्तों, वहां पर मृत्यु भोज की प्रथा को क्या कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए। देखिए गरासिया जनजाति की मैं बात करूं, सर्वाधिक जो है राजस्थान के सिरोही प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक आपके गरासिया जनजाति पाई जाती है। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, गरासिया समुदाय के बारे में। तो गरासिया समुदाय में जो मृत्यु भोज होता है दोस्तों, उसे आपके कांदिया नाम से जाना जाता है। वैसे मृत्यु भोज को दोस्तों बडार नाम से भी जाना जाता है, बडार नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कांतिया दोस्तों आपके गरासिया समुदाय में मृत्यु भोज को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, मुज देवता किस जनजाति के लोक देवता है?
बुज देवता जो है कौन सी जनजाति के लोक देवता हैं? भील, मीणा, गरासिया या फिर सहरिया? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। बुज देवता जो है दोस्तों कौन सी जनजाति के लोक देवता हैं, यही आपको बताना है। सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। बुज देवता की यहाँ पर बात करें, कौन सी जनजाति के ये लोक देवता कहे जाते हैं, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए। इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। तो बुज देवता की मैं बात करूँ, ये दोस्तों आपके मीणा जनजाति के दोस्तों आपके लोक देवता माना जाता है। मीणा जनजाति की बात करूँ, राजस्थान के पूर्वी प्रदेश में विशेषकर जयपुर के अंदर दोस्तों आपकी सर्वाधिक मीणा जनजाति पाई जाती है। और राजस्थान में दोस्तों सबसे ज्यादा शिक्षित जो जनजाति है, राजस्थान की सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो मीणा जनजाति की है। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बूंदी, मेवाड़, आमेर या फिर कोटा? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। अटपट्टी जो पगड़ी है चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी आंसर बताइए। इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? अटपट्टी पगड़ी की यहाँ पर बात करिए दोस्तों, चित्रकला की किस शैली से यह संबंधित है, आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर बताइए। अटपटी पगड़ी की मैं बात करूँ, ये देखिए दोस्तों आपके कौन सी? मेवाड़ रियासत से, ठीक है ना, मेवाड़ रियासत से दोस्तों संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, जयपुर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1726, 1727, 1728 या फिर 1729? जल्दी से आंसर बताइए। जयपुर की जो स्थापना है दोस्तों कब हुई थी, यही आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जयपुर की स्थापना कब हुई थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। देखिए जयपुर की स्थापना की मैं बात करूं, 1727 में दोस्तों आपके जयपुर की स्थापना हुई थी। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। सवाई जयसिंह के द्वारा दोस्तों आपके जयपुर की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और जयपुर के अंदर दोस्तों आपके जंतर मंतर का निर्माण भी कराया था, जो कि दोस्तों सबसे बड़ी जंतर मंतर सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर बनाई थी दोस्तों, जिसमें से दोस्तों जयपुर की जो जंतर मंतर है वो सबसे बड़ी जंतर मंतर मानी जाती है। और जयपुर शहर की जो स्थापना दोस्तों 1727 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछेगा, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? चक्री नृत्य, संक्रिया नृत्य, चरी नृत्य या फिर पनियारी नृत्य? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कौन सा नृत्य इनमें से कालबेलियों का नहीं है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है 2 ऑप्शन सही होने वाला है। चक्री नृत्य देखिए दोस्तों आपके कंजर जनजाति का नृत्य है। चक्री नृत्य आपके कंजर जनजाति का नृत्य है। और चरी नृत्य जो है दोस्तों वो आपके गुर्जर जनजाति का नृत्य है। तो मेरे अनुसार यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन सही होने वाले हैं। बाकी संक्रिया नृत्य और पनियारी नृत्य ये दोस्तों कालबेलियों का ही नृत्य है, ठीक है ना। इसके अलावा बागड़िया नृत्य वो भी कालबेलियों का नृत्य है। यहाँ पे देखिए चक्री और चरी नृत्य 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट होने वाले हैं। चक्री नृत्य कंजर जनजाति का है और चरी नृत्य जो दोस्तों गुर्जर जनजाति का है। आपको मालूम फुल्कूबाई दोस्तों इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो इसमें से 2 ऑप्शन आपके सही होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से करेक्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बीकाजी, राय सिंह, कल्याणमल या फिर गंगा सिंह? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान के दुर्गों से लिया हुआ प्रश्न है जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर जूनागढ़ दुर्ग के बारे में 2 नाम सबसे ज्यादा निकल के सामने आते हैं। एक तो दोस्तों बीकाजी, एक राय सिंह। देखिए कभी कभार दोस्तों राय सिंह जब ऑप्शन में नहीं होता तो बीकाजी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है ना, जब राय सिंह अगर ऑप्शन में। लेकिन दोस्तों दोनों अगर ऑप्शन में दे रखे हो तो राय सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। लेकिन अगर ऑप्शन में राय सिंह न दिया हुआ और बीकाजी दिया हुआ है तो बीकाजी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। और अगर दोनों ऑप्शन में हो तो राय सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। जूनागढ़ दुर्ग की मैं बात करूं, इसे दोस्तों जमीन का जेवर कहा जाता है। जमीन का जेवर दोस्तों आपके जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसे राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर को भी राती घाटी के नाम से जाना जाता है और जूनागढ़ को भी आप बोल सकते हैं। तो जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ब्रह्मा मंदिर किस स्थान पर स्थित है? शाहपुरा, बंडदेवरा, आमेर या फिर पुष्कर? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। ब्रह्मा मंदिर जो है दोस्तों कौन से स्थानों पर स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों। ब्रह्मा मंदिर, विश्व का एकमात्र जो ब्रह्मा मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो ब्रह्मा मंदिर की मैं बात करूँ, देखिए दोस्तों आपके पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। पुष्कर अजमेर में दोस्तों विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। और इसके अलावा दोस्तों पुष्कर में दोस्तों आपके सावित्री माता का मंदिर भी स्थित है। सावित्री माता का मंदिर भी स्थित है। इसके अलावा दोस्तों जो पचकुंड है दोस्तों वो भी आपके पुष्कर के अंदर ही स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्मा मंदिर के जो राजस्थान में अन्य मंदिर है वो देखिए दोस्तों आसोतरा बाड़मेर के अंदर है।
आसोतरा बाड़मेर के अंदर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों छींच बांसवाड़ा के अंदर ब्रह्मा मंदिर के जो है दोस्तों अन्य ब्रह्मा मंदिर राजस्थान में स्थित है। जबकि जो मुख्य मंदिर है और विश्व का सबसे बेहतरीन जो मंदिर है, सबसे बड़ा जो मंदिर है वो पुष्कर के अंदर स्थित है, जो कि अजमेर के अंदर है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया अंग्रेजों का झंडा सर्वाधिक समय तक किस दुर्ग पर लहराया था? अजमेर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, आमेर या फिर उपरोक्त तीनों? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। अंग्रेजों का जो झंडा दोस्तों सर्वाधिक समय तक कौन से दुर्ग पर लहराया था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए। यहाँ से दोस्तों बीएसटीसी 2024 की परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है, इसलिए दोस्तों सारी क्लासेस जितनी भी डेली लगती हैं चैनल पर सारी आपको अटेंड करनी है। इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो अंग्रेजों का जो झंडा है दोस्तों सर्वाधिक समय तक किस दुर्ग पर लहराया था? तो वो लहराया था दोस्तों आपके बीकानेर दुर्ग के ऊपर। दूसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया मेवाड़ शासकों की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, सोजत दुर्ग को या फिर सिवाना दुर्ग को? जल्दी से राइट आंसर इसका बताइए। मेवाड़ शासकों की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है, यही आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता है, सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। मेवाड़ शासकों की शरण स्थली, तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में आपसे पूछे तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ यार। राजस्थान का जो गौरव है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। सिवाना दुर्ग की मैं बात करूं, देखिए सिवाना दुर्ग आपके जालोर के अंदर स्थित है। सिवाना दुर्ग, माफ कीजिएगा, सिवाना आपके दोस्तों जो है वीर नारायण पवार ने दोस्तों इसका निर्माण कराया था। सिवाना दुर्ग देखिए दोस्तों वैसे पहले बाड़मेर के अंदर आता था, जालोर के अंदर ये नहीं है, पहले बाड़मेर के अंदर आता था, लेकिन वर्तमान में जो सिवाना दुर्ग है वो बालोतरा के अंदर आ गया। जो बालोतरा नया जिला है वहां पर दोस्तों सिवाना दुर्ग दोस्तों वो यहाँ पर आ गया है। और मारवाड़ शासकों की सिवाना दुर्ग को दोस्तों मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। जबकि मेवाड़ शासकों की शरण स्थली जो है दोस्तों वो कुंभलगढ़ को कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को दोस्तों आपके मेवाड़ शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया कामायचा किन जिलों में प्रमुखता से बजाया जाता है? जैसलमेर और बाड़मेर, जयपुर और जोधपुर, जैसलमेर और जोधपुर और चौथा ऑप्शन है बीकानेर और बाड़मेर। जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। जो कामायचा वाद्य यंत्र है दोस्तों प्रमुखता से कौन से जिलों में मुख्य रूप से बजाया जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर इसका बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और सभी टॉपिक्स को लेकर दोस्तों आज की क्लास बनाई गई है, जिसमें राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास और प्रशासनिक व्यवस्था सारे टॉपिक्स को क्लियर करके इन 50 प्रश्नों को बनाया गया है। एग्जाम के अंदर भी दोस्तों 50 प्रश्न राजस्थान जीके के 150 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। कामायचा की मैं बात करूं, जैसलमेर और बाड़मेर में दोस्तों ये प्रमुखता से बजाए जाते हैं। पहला ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया श्री लाल जोशी किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? स्वांग के, फड़ के, नौटंकी के या फिर रम्मत के? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। श्री लाल जोशी जो है दोस्तों कौन सी कला के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताएं इसका। और क्लास को देखिए एंड तक वॉच करना और क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहाँ से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। श्री लाल जोशी की यहाँ पर बात हो रही है। तो श्री लाल जोशी की मैं बात करूँ दोस्तों फड़ के आपके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया है कन्हैया लाल सेठिया की प्रथम रचना कौन सी थी? पीतल और पातल, लीलन टास, वनफूल या फिर धरती दोहराई? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कन्हैया लाल सेठिया की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ये चारों की चारों रचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। और काफी बार इन चारों से दोस्तों एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि पीतल और पातल किसकी रचना है, लीलन टास किसकी रचना है, वनफूल किसकी रचना है और धरती दोहराई किसकी रचना है। ये चारों के चारों दोस्तों आपके कन्हैया लाल सेठिया की रचना है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया प्रथम रचना कौन सी थी इनकी? तो पीतल और पातल की मैं बात करूं, देखिए इसमें पीतल जो है आपके पृथ्वीराज राठौड़ को और पातल आपके महाराणा प्रताप को कहा गया है, जिनको संबोधित करके ये आपकी रचना लिखी गई है। कन्हैयालाल सेठिया की प्रथम रचना की बात करूं, वनफूल दोस्तों इनकी प्रथम रचना थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखे थे? तो वो भी दोस्तों आपके किसने लिखे थे? कन्हैयालाल सेठिया ने लिखे थे। सभी आपको ध्यान में रखना है और इनकी जो प्रथम रचना हो जाएगी आपकी वनफूल। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया ऐसा प्रिंट जिस पर दोनों तरफ छपाई होती है, अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट, आजम प्रिंट या फिर बालू का दाबू? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। अजरक जो प्रिंट है कौन सी, जो दोस्तों कौन सी प्रिंट, मैंने आंसर ही बता दिया इसका, कौन सी प्रिंट पर दोनों छपाई होती है? तो अजरक दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजरक की मैं बात करूं, वर्तमान में दोस्तों ये बालोतरा की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट जो है दोस्तों आपके बालोतरा की प्रसिद्ध है। तो पहले ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछेगा चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल किस राजा के समय था? प्रताप सिंह, अमर सिंह प्रथम, राज सिंह या फिर राणा सांगा? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। चावंड चित्रशैली का जो स्वर्णकाल है कौन से राजा के समय था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए चावंड की मैं बात करूं, चावंड को जो सबसे पहले राजधानी बनाया था वो 1582 में दिवेर के युद्ध के पश्चात दोस्तों आपके महाराणा प्रताप ने बनाया था, ठीक है ना। और महाराणा प्रताप दोस्तों 1597 में इनकी मृत्यु हो गई थी महाराणा प्रताप की। तो 12 वर्षों तक दोस्तों महाराणा प्रताप के शासनकाल में दोस्तों ये राजधानी रहता जो है, चावंड जो है राजधानी रहता। इसके बाद दोस्तों वहां का जो शासन है वो आपके अमर सिंह प्रथम ने संभाल लिया था। और चावंड चित्रशैली का जो स्वर्णकाल है वो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम का शासनकाल ही माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया पोपा बाई की पोल नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? चांदमल सुराणा, जय नारायण व्यास, केसरी सिंह बारठ या फिर बाल मुकुंद बिस्सा? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। पोपा बाई की पोल नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। पोपा बाई की पोल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर आया हुआ प्रश्न है। तो पोपा बाई की पोल की मैं बात करूं दोस्तों, जय नारायण व्यास की ये प्रसिद्ध रचना है। जय नारायण व्यास की मैं बात करूं, देखिए दोस्तों ये राजस्थान के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मनोनीत और निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री रहने वाले एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है। जय नारायण व्यास दोस्तों जो मनोनीत भी रहते और निर्वाचित भी रहते, ऐसा करने वाले वो राजस्थान के पहले और इकलौते मुख्यमंत्री है। जय नारायण व्यास की बात करूं, और इन्हें दोस्तों लक्कड़ व फक्कड़ के धनी भी कहा जाता है। जय नारायण व्यास को राजस्थान का शेर है राजस्थान भी आपको जय नारायण व्यास को कहा जाता है। और पोपा बाई की पोल जो पुस्तक है दोस्तों जय नारायण व्यास ने ही इनकी रचना की थी, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल। इसके अलावा दोस्तों अखंड भारत और आगी बाण जैसी दोस्तों इनकी रचनाएं थी। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया जयपुर के किस शासक ने मराठों से तंग आकर आत्महत्या की थी? प्रताप सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने या फिर माधो सिंह ने? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। मराठों से तंग आकर किस शासक ने आत्महत्या की थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों सवाई जय सिंह जिन्होंने जयपुर शहर बसाया था, इनके दो पुत्र थे। एक तो दोस्तों ईश्वरी सिंह था और एक था दोस्तों आपका माधो सिंह। इन दोनों के बीच दोस्तों उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था और दो प्रमुख युद्ध इनके बीच हुआ था। पहला 1747 में, दूसरा 1748 में। 1747 का जो युद्ध है उसमें दोस्तों आपके ईश्वरी सिंह की विजय हो गई थी, लेकिन 1748 का जो युद्ध था उसमें दोस्तों माधो सिंह की विजय हुई थी। और ईश्वरी सिंह ने दोस्तों मराठों से तंग आकर आपके आत्महत्या कर ली थी। यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राज्य का एकमात्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसका विस्तार 4 जिलों में, कौन सा ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का जिसका विस्तार सर्वाधिक 4 जिलों में? अजमेर, राजस्थान, पाली या फिर नागौर? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए। राज्य का एकमात्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसका विस्तार 4 जिलों के अंदर है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर की बात करूं राजस्थान दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 3, 4, 2 या फिर 5? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर होता है। जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताएं दोस्तों। राजस्थान मानवाधिकार आयोग, इसमें अध्यक्ष के अलावा कितने और सदस्य होते हैं, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की मैं बात करूं, इसमें देखिए दोस्तों एक तो अध्यक्ष होता है और 2 इसमें अन्य सदस्य होते हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों 3 सदस्य होते हैं। यहाँ पे अध्यक्ष के अलावा पूछे तो अध्यक्ष के अलावा दोस्तों इसमें 2 सदस्य होते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया लोक देवता जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था? 1351 में, 1451 में, 1551 में या फिर 1651 में? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना दोस्तों। लोक देवता जाम्बोजी, इनका जो जन्म है दोस्तों कब हुआ था? सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो जाम्बोजी की मैं बात करूं, ये दोस्तों आपके बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। बिश्नोई संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ दोस्तों आपके बीकानेर के कत्रियासर में, ठीक है ना। तो वहां पर दोस्तों फत्ते पत्ते करते हुए दोस्तों जो है आपके इनमें नृत्य भी किया जाता है अग्नि के ऊपर, ठीक है ना। अग्नि के ऊपर फत्ते पत्ते करते हुए नृत्य किया जाता है। कहां पर? बीकानेर के कत्रियासर में। इनका जो जन्म है वो 1451 के अंदर हुआ था। याद रखना है बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं जाम्बोजी। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, अजमेर या फिर दौसा? जल्दी से आंसर बताइए। राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए। कौन से जिले का प्रतीक आपके मोर कहलाता है, यही आपको बताना है।
हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, अजमेर या फिर दौसा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बात करूँ इसके करेक्ट आंसर की, राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक आपके मोर है, तो दूसरा ऑप्शन भीलवाड़ा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा की मैं बात करूँ, राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की वस्त्र नगरी आपके दोस्तों भीलवाड़ा का कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है, तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान का कौन सा किला ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेर का किला, जालोर का किला, मेहरानगढ़ का किला या फिर तारागढ़ का किला, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान का कौन सा किला इनमें से दोस्तों ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। देखिए ढाई शाखों की मैं बात करूं, यहाँ पे दोस्तों जैसलमेर का जो सोनारगढ़ का किला है वो आपके ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है। राव लोणकरण के काल में दोस्तों, राव लोणकरण के काल में आपके दोस्तों जैसलमेर का ढाई शाखा हुआ था, जहां पर जौहर तो आता लेकिन दोस्तों केसरिया नहीं हुआ था, तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, संसार की एकमात्र हवेली जिसकी खिड़कियां आपके पत्थरों से निर्मित है, नतमल की हवेली, पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली या फिर सोनार हवेली, जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। संसार की एकमात्र हवेली कौन सी है जिसकी खिड़कियां आपके पत्थरों से निर्मित है, यही आपको बताना है, तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों। देखिए जैसलमेर को दोस्तों आपके दोस्तों हवेलियों का शहर कहा जाता है, जैसलमेर को आपके हवेलियों का शहर कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए नतमल की हवेली स्थित है, पटुआ की हवेली स्थित है, सालिम सिंह की हवेली स्थित है, और जो पटुआ की हवेली है, पटुआ की हवेली है दोस्तों संसार की एकमात्र हवेली है जिसकी जो खिड़की आपके पत्थरों से निर्मित है, और इसका जो निर्माण है दोस्तों आपके गुमान चंद पटवा ने करवाया था, तो दूसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, संत कर्माबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था, कालवा के अंदर, आमेर के अंदर, हरनामा के अंदर या फिर दूदू के अंदर, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कालवा, संत कर्माबाई का जो जन्म है दोस्तों कौन से स्थान पर हुआ था, यही आपको बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संत कर्माबाई का जो जन्म है दोस्तों कौन से स्थान पर हुआ था, यही आपको बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है संत कर्माबाई का जन्म। देखिए करेक्ट आंसर की बात करूं, संत कर्माबाई का जो जन्म है वो आपके कालवा के अंदर हुआ था। कालवा की मैं बात करूं नागौर के अंतर्गत आता है, तो पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, रामदास जी, प्राणनाथ जी, जसनाथ जी या फिर संत हरिदास जी, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए। परनामी संप्रदाय की यहाँ पर बात हो रही है, तो देखिए दोस्तों जसनाथ जी की मैं बात करूं, ये दोस्तों आपके जसनाथी संप्रदाय के दोस्तों प्रवर्तक माने जाते हैं। जसनाथी संप्रदाय दोस्तों 36 नियमों का पालन करते हैं, जसनाथी संप्रदाय, ठीक है ना। जसनाथ जी की जो प्रधान पीठ है, जो जसनाथ जी है, तो जसनाथी संप्रदाय के आपके संस्थापक माने जाते हैं। रामदास जी और हरिदास जी की मैं बात करूं, ये दोस्तों रामस्नेही संप्रदाय की शाखाओं के संस्थापक माने जाते हैं। रामस्नेही संप्रदाय की दोस्तों 4 प्रमुख शाखा मानी जाती है, जिसकी प्रधान जो पीठ है दोस्तों शाहपुरा के अंदर स्थित है, जो कि भीलवाड़ा के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों खेर जो आपके दोस्तों रेण शाखा के दोस्तों संत दरियाव जी माने जाते हैं। रेण शाखा के दरियाव जी माने जाते हैं। खेड़ापा जोधपुर के अंदर एक और शाखा इनकी स्थित है। इसके अलावा दोस्तों शाहपुरा में इनकी प्रधान पीठ स्थित है, जसनाथी जो आपके रामस्नेही संप्रदाय। परनामी संप्रदाय की यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों, प्राणनाथ जी दोस्तों इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, आमेर की मीरा किसे कहा जाता है, गौरीबाई को, राणाबाई को, बालाबाई को या फिर फल्गुबाई को, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। आमेर की मीरा इनमें से किसे कहा जाता है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए गौरीबाई की मैं बात करूं, गौरीबाई को दोस्तों वागड़ की मीरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछे वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, तो गौरीबाई को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों फल्गुबाई की बात करूं, चरी नृत्य की दोस्तों ये प्रसिद्ध नृत्यांगना है, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। राजस्थान की राधा की बात करूं, राजस्थान की राधा दोस्तों आपके मीराबाई को कहा जाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आमेर की जो मीरा है वो देखिए दोस्तों आपके बालाबाई को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, मान चरित्र की रचना किसने की थी, मणिराम ने, राम मुरारी दास ने, मानसिंह प्रथम ने या फिर पुंडरीक विट्ठल ने, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। मान चरित्र की रचना इनमें से किसने की थी, यही आपको बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर, मान चरित्र की रचना इनमें से किसने की थी, तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए। मान चरित्र की मैं बात करूं, इसकी जो रचना है दोस्तों वो आपके राम मुरारी दास ने की थी। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, किसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ हस्तांतरित की थी, कुमार सिंह ने, जैत्र सिंह ने, कर्ण सिंह ने या फिर अल्लट ने, जल्दी से आंसर बताइए। मेवाड़ की राजधानी जो है दोस्तों नागदा से चित्तौड़ हस्तांतरित किसने की थी, यही आपको बताना है।
तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए मेवाड़ में दोस्तों, मेवाड़ की जो राजधानी है वो नागदा आपके बप्पा रावल ने बनाई थी। बप्पा रावल ने आपके नागदा को दोस्तों राजधानी बनाई थी। और नागदा के अंदर दोस्तों आपको मालूम है सास बहू का मंदिर भी स्थित है। तो चित्तौड़ को राजधानी जो बनाया था वो जैत्र सिंह ने बनाया था, ठीक है ना। नागदा से चित्तौड़ जो हस्तांतरित की थी वो जैत्र सिंह ने की थी, यानी दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखे, अगला पूछा गया मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर करौली। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। मत्स्य संघ की राजधानी के बारे में आपसे पूछा गया कौन सी इसकी दोस्तों राजधानी थी। तो मत्स्य संघ की मैं बात करूं, राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण माना जाता है वो मत्स्य संघ को माना जाता है 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का दोस्तों निर्माण हुआ था, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 बड़ी रियासतों को इसमें सम्मिलित किया गया था। जबकि इसका विलय जो है दोस्तों वो आपके राजस्थान के एकीकरण के 5वें चरण में हुआ था। मत्स्य संघ की जो राजधानी बनाई गई थी दोस्तों वो अलवर को बनाई गई थी, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? जोधपुर, अजमेर, जयपुर या फिर उदयपुर। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय दोस्तों पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र कौन सा था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र इसमें से कौन सा था? देखिए पत्रकारिता के जो पितामह है वो देखिए पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। पंडित जाबरमल शर्मा को आपके पत्रकारिता का जो पितामह है वो कहा जाता है। और इसका जो प्रमुख केंद्र था दोस्तों वो था आपका अजमेर। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर कब आए थे? 1882, 1883, 1884 या फिर 1885। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर कब आए थे, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एंड तक वॉच करना, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती की यहाँ पर बात हुई है। तो 1883 में दोस्तों यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जो है जोधपुर आए थे। और 1883 में ही दोस्तों उन्होंने उदयपुर में दोस्तों परोपकारिणी सभा की स्थापना भी की थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई थी? 1820 में, 1822 में, 1823 या 1824। करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। मेरवाड़ा बटालियन की यहाँ पर बात हो रही है, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर आया हुआ है और आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मेरवाड़ा बटालियन की मैं बात करूँ, इसकी स्थापना दोस्तों आपके 1822 में हुई थी। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है पृथ्वीराज चौहान का स्मारक किस स्थान पर बना हुआ है? तराइन के अंदर, अजमेर के अंदर, सिरसा के अंदर या फिर गजनी के अंदर। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक किस स्थान पर बना हुआ है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए। देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय और दोस्तों मोहम्मद गौरी के मध्य 2 प्रमुख युद्ध हुए थे, 1191 में और दूसरा 1192 में, ठीक है ना। ये जो युद्ध है दोस्तों वो तराइन के मैदान में स्थित है। तराइन आपके हरियाणा के अंदर स्थित है। 1191 में दोस्तों मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, जबकि 1192 में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी। यानी कि दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान की बात करूं, अजमेर के अंदर दोस्तों इनका स्मारक बना हुआ है और अजमेर को दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया ऊंटाला का युद्ध मेवाड़ के किस शासक के काल में हुआ था? महाराणा जगत सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप या फिर महाराणा राज सिंह। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऊंटाला का जो युद्ध है दोस्तों मेवाड़ के कौन से शासक के काल में हुआ था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऊंटाला के युद्ध की मैं बात करूं, देखिए 1600 ईस्वी के अंदर महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में हुआ था। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये महाराणा अमर सिंह वही है दोस्तों जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा था? खैराबाद, जलालाबाद, खिजराबाद या फिर मोहम्मदाबाद। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा था, यही आपका बताना है। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो देखिए दोस्तों खैराबाद तो देखिए दोस्तों आपके सिवाना को जीतने के बाद लिख के रखा था। सिवाना को कब जीता था? 1308 ईस्वी में सिवाना को जीता था। जलालाबाद की बात करूं, जलालाबाद देखिए आपके जालोर को जीता था। जालोर को कब जीता था? 1311 में। सिवाना को जीता था 1308 में और उसका नाम खैराबाद रखा था। और जालोर को जीता था 1311 में, उसका नाम दोस्तों आपका जलालाबाद रखा था। और चित्तौड़गढ़ को जो जीता था दोस्तों उसका नाम आपके खिजराबाद रखा था। कब जीता था? 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में। और मोहम्मदाबाद की मैं बात करूं, आमेर का नाम दोस्तों मोहम्मदाबाद रखा गया था, ठीक है ना। तो
तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद इसका नाम खिजराबाद रखा था, क्योंकि इसने अपना जो दुर्ग है वो खिज्र खां को सौंप दिया था। और उस समय दोस्तों वहां के जो शासक थे वो थे आपके रतन सिंह। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खिजराबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया है, हिंदूपत के नाम से राजस्थान का कौन सा शासक प्रसिद्ध था? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या फिर बप्पा रावल? जल्दी से इसका आंसर बताइए। हिंदूपत के नाम से राजस्थान का कौन सा शासक प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना और क्लास के एंड में बताना यहाँ से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं। तो हिंदूपत की मैं बात करूं, देखिए दोस्तों आपके राणा सांगा को दोस्तों आपके हिंदूपत नाम से जाना जाता है। राणा सांगा की मैं बात करूं, राणा सांगा की जो छतरी है दोस्तों मांडल के अंदर बनी हुई है। मांडल के अंदर दोस्तों आपके राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, जवाहर बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग, बयाना दुर्ग, शाहबाद दुर्ग या फिर डीग महल? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जवाहर जो बुर्ज है दोस्तों कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है, यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है जवाहर बुर्ज के बारे में। तो कौन से दुर्ग के अंदर ये स्थित है? जल्दी से सभी बढ़ते इसका आंसर बताइए। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? जवाहर बुर्ज की यहाँ पर बात हो रही है। लोहागढ़ दुर्ग, बयाना दुर्ग, शाहबाद दुर्ग या फिर डीग महल? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए डीग के महल की मैं बात करूँ, ये आपके भरतपुर के अंदर स्थित है, भरतपुर के अंदर स्थित है। शाहबाद दुर्ग की मैं बात करूँ, ये आपके बारा के अंदर स्थित है। बयाना दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग की मैं बात करूँ, ये दोनों ही दोस्तों आपके भरतपुर के अंदर स्थित है। और जवाहर बुर्ज की मैं बात करूँ, ये कौन से दुर्ग के अंदर है? तो लोहागढ़ दुर्ग में दोस्तों आपके जवाहर बुर्ग स्थित है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, टुकड़ा का मकबरा कहाँ पर स्थित है? पांडुपोल में, किशनगढ़ में, पुष्कर में या फिर फुलेरा में? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। टुकड़ा जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए फुलेरा की बात करूँ, ये आपके जयपुर के अंदर स्थित है। पुष्कर जहां पर ब्रह्मा मंदिर है, ये आपके अजमेर के अंदर है। और किशनगढ़ भी आपके अजमेर के अंदर है। पांडुपोल की मैं बात करूं, ये आपके अलवर के अंदर स्थित है, अलवर के अंदर स्थित है। और टुकड़ा का जो मकबरा वो आपके किशनगढ़ अजमेर के अंदर स्थित है, यानी कि दूसरा ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? डाई नदी, मानसी नदी, बनास नदी या फिर खारी नदी? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। अजमेर जिले में कौन सी नदी इनमें से प्रवाहित नहीं होती है, यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और क्लास के एंड में बताना 50 में से टोटल प्रश्न आपके कितने करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो अजमेर जिले की बात करें, देखिए डाई नदी, बनास नदी और खारी नदी, ये तीनों ही जिले दोस्तों अजमेर से प्रवाहित होकर जाती है। ये तीनों ही नदी आपके अजमेर जिले से प्रवाहित होकर जाती है, लेकिन मानसी नदी दोस्तों अजमेर में नहीं बहती है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, जोधपुर जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? हाथीनाल, बरदर्रा, सोमेश्वर दर्रा या फिर केवड़ा की नाल? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जोधपुर जयपुर जो राजमार्ग है दोस्तों, निम्न में से कौन से दर्रे से होकर गुजरता है, यही आपको बताना है। तो आंसर बताइए जल्दी से इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। जोधपुर जयपुर राजमार्ग की यहाँ पर बात रही है। जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए। तो आंसर बताइए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा। तो जोधपुर जयपुर राजमार्ग की मैं बात करूँ, ये दोस्तों आपके बर दर्रे से होकर गुजरता है। बर दर्रे किससे होकर गुजरता है? दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। और आज की क्लास का दोस्तों ये होने वाला अंतिम प्रश्न। 50 में से दोस्तों टोटल आपके कितने प्रश्न करेक्ट है, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, विष्णु का कल्कि अवतार किसको माना जाता है? जाम्बोजी को, संत महाव जी को, दादू दयाल को या फिर रामचरण जी को? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जाम्बोजी की मैं बात करूं, देखिए आपके विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक आपके जाम्बोजी माने जाते हैं। दादू दयाल की मैं बात करूं, दादू संप्रदाय या फिर दादू संप्रदाय के आपके दोस्तों यहाँ संस्थापक माने जाते हैं दादू दयाल। और रामचरण जी की मैं बात करूं, रामस्नेही संप्रदाय के दोस्तों ये संस्थापक माने जाते हैं। और इसकी जो प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, वहां पे दोस्तों रामचरण जी इसके जो है संस्थापक माने जाते हैं। विष्णु का जो कल्कि अवतार है, विष्णु का कल्कि अवतार आपके संत महाव जी को कहा जाता है। संत महाव जी को आपके विष्णु का कल्कि अवतार माना जाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। 50 में से टोटल आपके कितने करेक्ट हुए, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आएगी। क्लास को भी सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आने वाली क्लासेज पाने के लिए। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।